बोलिए। इनकम्प्रेसिबल रहेगा और इरोटेशनल फ्लो होगा। मेरे साथ ड्राइंग ये ड्रॉ कीजिए तो। कौन इंस्टॉलमेंट में हंस रहा है फिर से? फेज 3। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड कैसा है? पीछे बैठ के माहौल बन रहा है? नहीं ना। क्रॉस सेक्शन एरिया सबका अलग होगा। ये दोनों सेक्शन में यहां क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्या मानेंगे? A1। और यहां क्रॉस सेक्शन एरिया को हम मानेंगे A2। दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इज A2। इनिशियल वेलोसिटी जब इस पॉइंट पे इसमें जब इंटर होगा तो V1 होगा, और यहां से जब निकल रहा होगा दैट इज V2। हो गया? ड्रॉ कर लिया आप लोग ने? इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इसको थोड़ा छोटा रखेंगे, ठीक है? ये उतने ही टाइम इंटरवल में यहां वेलोसिटी ज्यादा होगा। डेंसिटी फिक्स रहेगा, और साथ ही साथ रोटेशन हम ले रहे हैं, मतलब रोटेशन बॉडी पार्टिकल नहीं कर रहा, फ्लूइड पार्टिकल,
डेंसिटी इसका कांस्टेंट है, ठीक है, और फ्लूइड पार्टिकल का मोशन जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अकॉर्डिंग है, तो यहां लिखेंगे ई रोटेशनल फ्लो। ये सारा चीज इंक्लूडिंग है, लेकिन तभी भी हम लिख दे रहे हैं आपको। अब देखिए यहां पर सब लोग लिख लिए, सब लोग ड्रॉ कर लिए। अब इसमें अलग अलग पैरामीटर्स को हम ऐड करेंगे धीरे धीरे। देखिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, तो वी आर एज्यूमिंग इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ध्यान से देखिए, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल कितना, डेल्टा टी, बहुत छोटा टाइम इंटरवल में वी, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फ्लूइड translate with x1 distance at section कौन सा फर्स्ट, एंड x2 distance at section सेकेंड। समझ पा रहे हैं इस बात को? यानी कि जो dt छोटा सा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, उस टाइम इंटरवल में जो फ्लूइड पार्टिकल हैं या फ्लूइड का जो हमारा एक लेयर है, कह लीजिए, वो एडवांस कितना हुआ है या कितना ट्रांसलेट हो पाया, तो dt टाइम में इसको हम मान रहे हैं x1, ये इसको मान रहे हैं हम लोग x1। तो उतने dt टाइम में ये x1 आगे एडवांस हो पाया, और उतने ही टाइम पर यहां से फ्लूइड जो आगे बढ़ा वो हमारा x2 हुआ। ऐसा क्यों हुआ समझिए। जब एक पाइप है जिसके थ्रू पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लूइड है, तो एक पानी फ्लो कर रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो फ्लो करने के बाद बीच में, मतलब ऑलरेडी ये पाइप पूरी तरह से वाटर से फिल है, उसके बाद बीच में हम किसी टाइम इंटरवल पर चेक कर रहे हैं, तो जितने टाइम इंटरवल में, मान लीजिए 2 सेकंड है या 1 सेकंड है, 1 सेकंड में जितना फ्लूइड इंटर किया उतना ही अमाउंट का फ्लूइड बाहर निकलेगा, क्योंकि इसमें एक्युमुलेशन पॉसिबल नहीं है। एक्युमुलेशन कब हो सकता है, जब ये पूरी तरह से खाली हो, इनिशियली जब फ्लूइड इंटर कर रहा है तब हो सकता है। जब एक कंप्लीटली कंटिन्यूटी बना हुआ है, उस केस में जैसे ही थोड़ा सा टाइम इंटरवल में फ्लूइड इंटर करेगा उतना ही अमाउंट का फ्लूइड बाहर निकलेगा। यानी कि इसको आम भाषा में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ, बहुत बेसिक भाषा में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। जानते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पढ़े हैं? दैट इज अमाउंट ऑफ मास, कह लीजिए कोई भी, अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मास विल बी कंजर्व एट एनी सेक्शन। जैसे एनर्जी में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताते हैं आपको। ये स्टैंडर्ड बुक में मैंने पढ़ा था। स्टैंडर्ड बुक में मान लीजिए एक टब है, टब में वाटर इंटर कर रहा है, वाटर जो इंटर कर रहा है उसका मास जो है वो सपोज करें 20 kg पर सेकेंड इंटर कर रहा है, एम डॉट, मास फ्लो रेट इसको बोलते हैं। एम डॉट को क्या बोलते हैं? एम डॉट मतलब मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट मतलब यूनिट क्या होगा इसका, केजी पर सेकेंड। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग और लिविंग सेक्शन पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, मास फ्लो रेट। यदि एक सेक्शन में मान लीजिए कि 10 केजी पानी इंटर किया 1 सेकंड में, तो उसका मास फ्लो रेट क्या हुआ, 10 केजी पर सेकंड। और उतना ही अमाउंट का यदि मास निकला तब 10 केजी पर सेकंड। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 10 केजी पर सेकंड इंटर करे और एग्जिट करे 8 केजी पर सेकंड, तो 2 केजी पर सेकंड कहीं ना कहीं एक्युमुलेट हो रहा होगा। जैसे एक टब है, एक टब जो ऐसे हम लोग बाथिंग टब देखते हैं ना, उसमें मान लीजिए कि यहां पर उसका एक ड्रेनेज पोर्शन बनाया हुआ है, और जो फ्लूइड इंटर कर रहा है वो 20 केजी पर सेकंड से कर रहा है, यहां से जो निकल रहा है फ्लूइड वो 10 केजी पर सेकंड से कर रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड या फिर वाटर इंटर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिट प्लस अमाउंट ऑफ वाटर एक्युमुलेटेड। यहां पर एक्युमुलेशन का पॉसिबिलिटी है। जैसे वाटर टैंक में क्या होता है,
आप लोग घर पे देखेंगे छत पर टैंक है, वाटर टैंक। तो जैसे मान लीजिए मोटर ऑन किए तो वाटर ऊपर जाकर फिलअप करेगा उसको, और उसी सेम टाइम आप अपना नल ओपन कर दे तो उसमें से वाटर ड्रेन भी करेगा, करेगा ना। तो उस समय मास फ्लो रेट कैसे काउंट करेंगे? जितना इंटर किया, जितना उसके अंदर है, और प्लस जितना उससे एग्जिट किया, दोनों को जोड़ करके इनिशियल के बराबर होना चाहिए। समझ पाए? तो अब मान लीजिए ये पूरी तरह से फिलअप हो गया, ये पूरी तरह से फिलअप हो गया, तो जितना वाटर इंटर करेगा उतना ही तो वाटर वहां से निकलेगा। बताइए, कोई एक्यूमुलेशन का पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो पाइप में क्या होता है, वाटर का एक्यूमुलेशन का पॉसिबिलिटी नहीं है। जितना अमाउंट ऑफ वाटर इंटर करेगा उतना ही लीव कर जाएगा। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल हम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल क्या यहां लगाएंगे हम? यहां लगाएंगे m डॉट कब सेक्शन 1 इज इक्वल टू m डॉट सेक्शन 2। समझ पा रहे हैं? होगा? तो मास फ्लो रेट है, तो यहां कितने टाइम के लिए ले रहे हैं? डेल्टा टी टाइम के लिए ले रहे हैं। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, m बाई डेल्टा टी, किस सेक्शन पर? फर्स्ट पर, बराबर m बाई डेल्टा टी सेकेंड सेक्शन पर। ठीक है। मास को कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, मास को कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, बाई डेल्टा टी ऐसा लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। ठीक। अब हमको एक चीज बताइए, डेंसिटी तो सेक्शन 1 पे या 2 पर सेम रहेगा, टाइम तो दोनों का सेम है। अब v क्या है यहां पर? स्पीड है या वॉल्यूम है? वॉल्यूम है। ठीक है। तो इस वॉल्यूम को, चूंकि छोटा सा टाइम इंटरवल है, तो यहां आप इसको डेल्टा v कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसको जो लिखे हैं इसको ऐसे कर दीजिए ताकि आपको डिफरेंस पता चलता रहे। मतलब ऐसे कर्व कर दिए तो हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट रखे हैं तो वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है यहां पर, अभी सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। इसको समझ गए, इक्वेशन सॉल्व हो गया, बस अप्लाई करना हम लोग सीख लेंगे। अभी यहां पर देखिए डेल्टा वी, अब हमारा नैतिक जिम्मेदारी क्या बनता है, हमारा मोरल वैल्यू, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम डेल्टा वी निकाल लें, है ना। तो डेल्टा वी कैसे निकलेगा? याद कीजिए उस दिन को, x1 निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? हम क्या निकालना चाह रहे हैं यहां पर? ध्यान समझिएगा, कितना वॉल्यूम शिफ्ट कर गया अंदर, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में, तो वो वॉल्यूम ही तो होगा। तो अब देखिए यहां पर ये x1 को, x1 इज इक्वल टू, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, v1 इंटू डेल्टा टी। और यदि यहां हम a1 इंटू x1 कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो v1 इंटू डेल्टा टी इंटू a1 लिख सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा डेल्टा वी। ठीक। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो गया, v1 इंटू a1 इंटू डेल्टा टी। बोलो हाँ, होगा? तो ये जो अमाउंट हुआ, ये किस पॉइंट की बात कर रहा है? ये फर्स्ट सेक्शन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां v1 किसके लिए है, a1 किसके लिए है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पर, तो सेम यही कार्रवाई हमको यहां भी करना पड़ेगा। तो x2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर v2 इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, x2 इज इक्वल टू, और यदि हम a2 इंटू x2 कर दे तो v2 इंटू डेल्टा टी इंटू a2, और यही क्या बनेगा, डेल्टा v किस पॉइंट पर, 2 पर, ये 1 पर। कुछ बात समझ में आई? तो ये कितना हो जाएगा, v2 इंटू a2 इंटू डेल्टा टी। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? हाँ ना बोलिए, नहीं समझ में आया तो जोर से बोलिए, जय माता दी मत बोलना। आइए यहां पर, रो से रो चला जाएगा, टी से टी चला जाएगा, होगा ऐसा। तो डेल्टा v1 और डेल्टा v2, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x1 इंटू a1 इंटू क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। ठीक। और क्या लिखेंगे, यहां v2 v1 लिखेंगे ना,
V1 A1 डेल्टा टी, तो V1 A1 डेल्टा टी और यहां आ जाएगा V2 A2 डेल्टा टी। ठीक है, डेंसिटी को कट क्यों किया हमने? हाँ, और यदि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं रहता तो यहां ρ1 और ρ2 लिखते। मतलब फ्लूइड यदि एयर होता या कोई गैस होता तो यहां पर उसका डेंसिटी कुछ अलग होता और यहां उसका डेंसिटी कुछ अलग होता। वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि आप लोग एयरक्राफ्ट में देखते हैं, जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है जिसमें दोनों साइड में इंजन लगे होते हैं, गैस टरबाइन होता है, वहां पर एयर कंप्रेस भी होता है, वहां पर एयर को एक्सपैंड भी कराया जाता है और जब उसके अकॉर्डिंग हमको प्रेशर जनरेट करना होता है, जिसके बदले में रिएक्शन के तौर पर वो जो इंजन है उसको फॉरवर्ड मोशन मिलता है एयर का और इंजन आगे बढ़ता है। इंजन के साथ कनेक्ट क्या है? पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट पूरा आगे बढ़ जाता है। समझ गए? यदि आपके पास हवाई जहाज ना हो तो आप क्या करेंगे? एक रस्सी लेंगे, ध्यान सुनिएगा। अब हवाई जहाज है आपके पास? नहीं तो ध्यान दीजिए। एक रस्सी ऐसे बांध लीजिए, ऐसे, ठीक है, ध्यान से, एक रस्सी ऐसे बांध लीजिएगा और एक इतना बड़ा बैलून, ठीक है, अभी फुलाना नहीं है, ठीक है, बैलून के ऊपर अपन टेप लगा लीजिए और एक उसका टेप का एक पॉइंट दे दीजिए रस्सी पर, तो वो जो बैलून है ना, फुलाने के बाद उसको बांध लीजिए और उसको ना वो रस्सी के एक एक पॉइंट पे लपेट दीजिए। तो वो बैलून इस तरह से लपेटिए कि बैलून आराम से आगे पीछे शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, बैलून को टेप लगा दिए उसके ऊपर में, जैसे बैलून इस तरह से है ना, ना ऐसे कैसे, इसीलिए तो हम हैं। ठीक से नहीं फूलेगा तो ऐसा ही लगेगा। अरे हंसी किस पे आ रहा है, बैलून बनाने पर कि बैलून पर? हम जान रहे थे। कभी कभी जोक पर हंसी आती है, जोक बताने वाले पे भी कभी कभी हंसी आती है। ठीक है, आइए यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो यहां पे टेप लगा दीजिए एक ऐसा, ठीक है, और जिसमें रस्सी ऐसे, क्या हो गया? अब देखो यहां पर रस्सी है, आप बैलून मान लीजिए कि इस तरह से ऐसे लगा हुआ है। अब लॉक उसको लगा हुआ, स्लाइड कर सकता है वो। अब उसका वहां धागा जो बंधा हुआ है उसको खोल दीजिए, तो उसमें से हवा निकलेगा। हवा जैसे ही निकलेगा तो बाहर बाहर के सराउंडिंग की एयर को फोर्स देगा, तो सराउंडिंग का एयर एक्शन रिएक्शन पेयर में आ जाएगा, तो सराउंडिंग का एयर रिएक्शन देगा, बैलून हम करता हुआ निकल जाएगा। समझ पाए? बैलून होता तो हम बता देते आज। समझे कि बात को कि नहीं? तो वो बैलून जो है ना, आप वहां से धागा खोलेंगे, जैसे खोलिएगा ना, वो हवा निकलेगा और बैलून करता हुआ निकल जाएगा। वहां वहां पूरा हवा निकल चुका होगा उसका। जब तक पूरा हवा नहीं निकलेगा वो रुकेगा नहीं। समझ गए? तो ऐसा क्यों होगा? एयर ब्लो किया, सराउंडिंग के एयर पर फोर्स लगाया, तो सराउंडिंग का एयर अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, वो कंप्रेस नहीं होना चाहता है। तो सराउंडिंग का जो साइड का एयर है, यहां से तो ब्लो किया तो यहां के एयर को तो हटा दिया, तो जो बाकी साइड के थे ऐसे टर्न आकर के उसको प्रेशर दे दिए, टर्न आके प्रेशर दे दिए, तो वो गुब्बारा को आगे फोर्स मिल गया। सेम ही फिनोमिना पर जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें दो इंजन लगे होते हैं। ठीक है, टू इंजन एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट सुने हैं, देखे हैं कभी ऐसा? फ्रंट व्यू बना रहे हैं। ऐसा देखे हैं फ्रंट से? नहीं देखे हैं? अच्छा, आप दिखाते हैं। अब आपको विश्वास हो जाएगा कि इसको ड्राइंग बनाने आता है। एयरक्राफ्ट नहीं लग रहा है फ्रंट से देखने पर? अरे थोड़ा फील कीजिए, आगे से हवाई जहाज जैसे जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है? ठेला लग रहा है? इतना करोड़ रुपया खर्च हो गया है। चलिए,
हवाई जहाज है, उसके दो इंजन है ये, ठीक है। तो इंजन क्या करेंगे, एयर को अपनी तरफ खींचेंगे, सक करेंगे, और वहां से एयर उसको प्रेशर देगा, तो फाइनल आगे डायरेक्शन में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर जाएगा दोनों इंजन। सपोज एक इंजन खराब हो गया तो एक इंजन मैनेज करेगा। सिर्फ करना क्या रहेगा, उसके साइड का जो जो विंग्स होते हैं, विंग्स के साथ में प्लेट लगे होते हैं, वो प्लेट को मैनेज करना होता है। जो लीवर ऐसे टर्न करते हैं ना, उसको प्लेट ऐसे टर्न कर जाता है, ऐसा टर्न करेगा तो एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ जाएगा, ऐसे करेंगे तो स्ट्रेट मूव करेगा। समझ गए। तो कंट्रोल कौन करेगा, मतलब इंसान ही करेगा कंट्रोल, इंजन के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा उसको। समझे, वो किस, ये जो इंजन है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे जिसपे गुब्बारा आगे बढ़ेगा। हवाई जहाज तो है नहीं, तो गुब्बारा से बढ़ा लीजिए। समझ गए। अरे समझ में आया, करके देखिएगा, ये मतलब आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना, ये एक्टिविटी घर पे मत कीजिएगा, ये बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं, आराम से कर सकते हैं। हो सकता है रस्सी रस्सी को ना नीचे नीचे तक बांध दीजिए, वो नीचे तक घूमता घूमता चला जाएगा, और जब तक उसके पास हवा रहेगा, उसके अंदर एयर रहेगा, तब तक फ्लो करता रहेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा मशीन है, मशीन को रेगुलर बेसिस पे हम फ्यूल दे रहे हैं, तो वो टर्न करता रहता है। वहां फ्यूल दे नहीं देते हैं, इसलिए बंद हो जाता है। समझ गए। चलिए आइए, यहां से हम लोग आगे बढ़े। अब इसका इसका ये डस्टर कोई काम का नहीं है क्या। अब आइए देखें यहां पर, तो यहां पर हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, ये तो बचा क्या, V1 A1 V2, क्या ऐसा हमने पहले निकाला है, निकाला था। इसका मतलब क्या हुआ, इसके रेशियो को ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ A1, सब जानते हैं कि A1 ज्यादा बड़ा है A2 से, तो A1 बड़ा है तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू, यदि हम इसको ऐसे ले, A1 बाई A2 इंटू V1 इज इक्वल टू V2। चूंकि A1 बाई A2 का रेशियो बड़ा है एक से, इसीलिए V2 बड़ा होगा V1 से, होगा। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, V2 इज ग्रेटर देन V1। यही कंटिन्यूटी इक्वेशन बताता है कि यदि क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वहां पर स्पीड बढ़ जाएगा फ्लूइड का, जहां क्रॉस सेक्शन कम, बड़ा एरिया ज्यादा कवर करेगा, वहां फ्लूइड का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। समझ गए। इसलिए ए पॉइंट पर स्पीड कम होगा, बी पॉइंट पर स्पीड ज्यादा होगा। समझ गए। कंडीशन क्या होना चाहिए, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, स्टीम लाइन फ्लो करे और साथ ही साथ इनकंप्रेसिबल हो। यही कंटिन्यूटी इक्वेशन है। किस पर बेस है, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। मास हमेशा कंजर्व रहता है, जैसे एनर्जी कंजर्व रहता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल बताइए। बस बस बस, यही तो सुनना था। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। हाँ हो गया सर। इसका मीनिंग क्या हुआ, हाँ इसका मीनिंग है, ये बोल रहा है कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, उसी का हिंदी रूपांतरण कर रहा है, जो डब नहीं होता है, डब। ओके स्मिथ, आज आप बहुत बड़े काम करने जा रहे हैं। हम लोग क्या लगता है आपस में नहीं बात करता है सब, हिंदी डब जो फिल्म होता है, उस टाइप का ये डब कर रहा है। आंसर बताइए हमको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है। आप लोग को पढ़ा चुके हैं, जिनको नहीं पढ़ा है वो कॉन्फिडेंट मत खोइएगा, जो पढ़ाए हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, कैसे तुम कॉन्फिडेंस मत खोना, इसको पढ़ाया है ना, इसे पूछ लो, तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलिए बताइए, जिसको भी याद है बताइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है।